इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट के कई सारे पिरामिड्स को दिखाते हुए जो कि कर्स हुआ करते थे। इजिप्ट के सभी लोगों का मानना था कि अगर कोई भी इन पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा तो उन्हें कर्स मिल जाएगा और ये कर्स पूरे इजिप्ट पर लागू हो सकता था, जिससे कि नेचुरल डिजास्टर्स और कई सारी बीमारियां फैलने का खतरा होता है। यही रीजन था कि इजिप्ट के सभी लोग किसी को भी वहां पर एक्सप्लोर करने की अनुमति नहीं देते थे। नासा वालों ने भी अपने सैटेलाइट्स की मदद से कई सारे पिरामिड्स खोजे होते हैं जिनके अंदर एक्सप्लोर करने की परमिशन उन्हें नहीं दी जाती। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था, एक्सप्लोरेशन की दुनिया काफी बढ़ चुकी होती है। आर्कियोलॉजिस्ट और कई सारे रिसर्चर्स अपनी खोज जारी रखते हैं और अलग अलग यूनिक चीजें ढूंढते हैं। अब नासा की सैटेलाइट को एक ऐसे पिरामिड के बारे में पता चला जो जमीन के बहुत ही ज्यादा अंदर है और वहां पर शायद कोई एडवांस और अनोखी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में इंसानों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। अब यहाँ पर नासा और उनकी गवर्नमेंट चाहती थी कि इस पिरामिड को अच्छी तरीके से खोजा जाए और इसके राज के बारे में पता लगे। लेकिन इजिप्ट की यही प्रॉब्लम होती है कि वहाँ के लोग किसी को भी ये चीजें करने की अनुमति नहीं देते थे। अगर कोई भी रिसर्चर की टीम वहाँ पर चली आती तो वो उन्हें मारकर वहीं से भगा देते। ये सारी चीजें करना इजिप्ट वालों के लिए बहुत ही नॉर्मल था क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी कैलामिटी का सामना करना पड़े। ये प्रथा पहले से ही चलती आ रही है कि पिरामिड्स को उनके पूर्वजों के पूर्वजों ने बनाया था और उन्होंने अपनी संस्कृति और टेक्नोलॉजी छुपाने के लिए ही ये पिरामिड को चारों तरफ से घेरा होता है। अगर कोई भी उससे छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो वो उन्हें सजा जरूर देंगे। लेकिन अब सारे लोगों की नजर उस पिरामिड के ऊपर चली गई थी क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था कि उसकी जमीन के अंदर हाइट बहुत ही ज्यादा है और इस अनोखे पिरामिड को कौन सी रिसर्चर की टीम नहीं ढूंढना चाहेगी। इसी तरीके से हमें डॉक्टर माइल्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने पूरे आर्कियोलॉजिस्ट टीम के साथ मौजूद थे। यहाँ डॉक्टर माइल्स और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट से बात करके चोरी चुपके ये एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया। माइल्स और उसकी टीम जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उस पिरामिड को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अभी तक इजिप्ट के किसी भी लोगों को यह अंदाजा नहीं कि आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अंदर घुस चुकी है और वो सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है। डॉक्टर माइल्स की टीम में उनकी बेटी नोरा भी शामिल थी और कई सारे उसके साथ लोग होते हैं। सैंडी एक रिपोर्टर थी जो इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने का काम करेगा। डॉक्टर माइल्स के कहने पर सारे वर्कर्स अब उस पिरामिड को अच्छी तरीके से खोदने लगे थे। उन्हें देखना था कि ये अंदर से किस तरीके से दिखता है और क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। इस पिरामिड ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित अपने स्ट्रक्चर की वजह से किया था। जिस तरीके से बाकी पिरामिड्स के 4 साइड्स होते हैं वैसे ही इस पिरामिड की 3 ही साइड्स हैं और ये अंदर की तरफ से बहुत बड़ी पैमाने पर फैला हुआ है, तो इसीलिए बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान इसने अपनी तरफ खींचा था। इजिप्ट के लोग दंगे तो कर ही रहे थे क्योंकि उन्हें अपने यहाँ पर कोई भी डिजास्टर नहीं चाहिए, पर डॉक्टर माइल्स तो इस तरीके से रुकने नहीं वाले और अपनी रिसर्च आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर माइल्स का अब एक आदमी लगातार वहाँ पर खुदाई कर रहा था। अचानक एक जगह पर खोदने के कारण वहाँ से कुछ जहरीली गैसेस बाहर निकलती हैं। ये गैसेस उस वर्कर के मुंह के अंदर और पूरी बॉडी पर फैल चुकी थी। अचानक वो वर्कर तड़पते तड़पते वहीं मर गया। अब इन चीजों को देखकर बाकी वर्कर्स एकदम से डर जाते हैं। उन्हें सच में लगने लगा कि इजिप्ट द्वारा कहे गए लोगों की बातें एकदम राइट हैं, यानी इन पिरामिड्स को जो भी टच करेगा या एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा तो उन्हें कर्स लग जाएगा। अब धीरे धीरे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में इजिप्ट के लोगों को भी पता चल गया। उन सारे लोगों ने तो कर्फ्यू लगा लिया होता है और चारों तरफ रायोट्स चल रहे थे। अब यहाँ पर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने डॉक्टर माइल्स को कॉल किया और ये बताया कि तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। इजिप्ट के सभी लोग हमारे अगेंस्ट हो गए हैं और अगर हमने ये बात नहीं मानी तो इजिप्ट गवर्नमेंट भी हमारे साथ नहीं रहेगी। तो सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि डॉक्टर माइल्स की टीम अब वापस लौट जाए। डॉक्टर माइल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इन सारी चीजों को हैंडल करने का, इसीलिए उन्होंने सारे वर्कर्स और टीम को कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं। यानी उनका ये रिसर्च पूरी तरीके से बेकार गया। बट यहाँ डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा इन चीजों को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की होती है, तो नोरा ने अब यहाँ अपने फादर को जाने से मना कर दिया। वो यहाँ रहकर पिरामिड को एक्सप्लोर किए बिना नहीं जाएगी। नोरा यहाँ जिद पर अड़ चुकी थी कि उसे ये चीजें एक्सप्लोर करनी है, चाहे बाहर की तरफ कुछ भी हो जाए। नोरा इन सारे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती थी। नोरा तो अब यहाँ धीरे धीरे सभी को कन्विंस करने लगी थी कि उन्हें एक बार पिरामिड के अंदर की टेक्नोलॉजी और पूरे स्ट्रक्चर को एक बार जाकर देखना चाहिए। अगर उन्हें कुछ यूनिक चीजें नहीं मिलती हैं तो वो वापस चले जाएंगे जहाँ से वो आए हैं। लेकिन नोरा का यही कहना था कि इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें सिर्फ एक स्टेप आगे उठाना है
जिससे कि वो आगे चलकर डिस्कवरी कर सकते हैं। अब नोरा की बात सभी को अच्छी लग रही थी, इसीलिए धीरे धीरे सभी कन्विंस होते जा रहे थे। इवन नोरा ने तो अपने फादर माइल्स को भी कन्विंस कर दिया था। भले ही उन सभी को परमिशन नहीं मिली होती और गवर्नमेंट ने तो उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहा था, लेकिन डॉक्टर माइल्स ने कहा कि हमें चोरी छुप के काम करना ही पड़ेगा। चौंकाने वाली बात थी कि उस जगह पर सोल्जर्स भी आ चुके थे जो उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर माइल्स ने थोड़ा सा समय मांग लिया जिसमें वो अपने सभी सामानों को इकट्ठा करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। यानी कि अब सोल्जर्स भी उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि सारी पुरानी बातें सच हो जाएं। अब डॉक्टर माइल्स की टीम ने ये डिसाइड किया कि वो एक रोबोट अंदर भेजेंगे और पता करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। पिरामिड के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसमें से वही रोबोट अंदर जाने लगा और वो उसे मॉनिटर पर देख रहे होते हैं। ये रोबोट तो नासा वालों ने ही उन्हें दिया होता है रिसर्च के लिए। अब वो उसी की मदद से लगातार पिरामिड के अंदर जाने लगे और जो कैमरा उसके ऊपर लगा था उससे सारी चीजें मॉनिटर पर दिख रही थी। पिरामिड के थोड़ा सा ही अंदर जाने पर वहाँ अजीब तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर नॉर्मल पिरामिड के अंदर मौजूद ही नहीं थे। इन बातों से यही कंफर्म होता है कि ये पिरामिड कितना ज्यादा यूनिक है। इसके स्ट्रक्चर से लेकर बनाए गए मटेरियल्स बहुत ही अलग थे, जैसे कि उस समय पर ये मटेरियल्स पृथ्वी पर मिला ही नहीं करते थे। वो जो भी देख रहे होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं एक सबूत के तौर पर अचानक थोड़ी देर आगे जाने के बाद रोबोट के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। अब यह हमला इतना ज्यादा बड़ा होता है कि रोबोट वहीं पर गिर गया और उसकी कैमरा फीड बंद हो जाती है। इस तरीके से डॉक्टर माइल्स की टीम उस रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो वहीं फंसा रह गया। जो आदमी कंट्रोल कर रहा था उसने डॉक्टर माइल्स को ये बताया शायद अंदर कोई छोटा जानवर होगा जो अंदर घुसकर हमारे उस रोबोट पर हमला कर दिया होगा। लेकिन डॉक्टर माइल्स इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। वो इस तरीके से रोबोट को अंदर नहीं छोड़ सकते। नासा वालों ने भले ही उन्हें ये रिसर्च के लिए दिया हो पर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमें उस रोबोट को लेकर आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब तो यहाँ सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे थे क्योंकि उन्हें ये पूरी जगह इवैक्यूएट करने के कमांड दिए गए होते हैं। डॉक्टर माइल्स ने उनसे फिर से थोड़ा समय मांग लिया कि वो सारी चीजें फिगर आउट करे और अपना सामान इकट्ठा करे। डॉक्टर माइल्स गुस्से में कहते हैं कि हमें वो रोबोट लाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और पिरामिड में जाने से पहले हमें ये चीजें किसी को बिना बताए करनी होंगी क्योंकि सोल्जर्स और गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम सब पिरामिड के अंदर जाकर कुछ इधर उधर करें। अब यहाँ डॉक्टर माइल्स के कहने पर उनकी पूरी टीम रेडी हो जाती है पिरामिड के अंदर जाकर उस रोबोट को लाने के लिए। उनका यही मिशन था कि वो रोबोट को लेके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि वो बिना किसी को बताकर जा रहे थे और अगर अंदर जाकर वो कहीं गुम हो गए तो कोई बचाने वाला आएगा ही नहीं। इसीलिए अब डॉक्टर माइल्स ने अपने बॉडी से एक छोटी सी तार लगा ली जिसे कि वो बाहर बांध देते हैं और अंदर जाने लगते हैं। इससे उन्हें पता रहेगा कि वो किस डायरेक्शन में गए हैं और वापस आने में उन्हें मदद मिलेगी। नोरा, सैंडी, फिट्जी और सारे लोग अंदर जाकर वहां एक्सप्लोर करने लगे। पिरामिड सच में उन्हें काफी यूनिक लग रहा था क्योंकि वहां अलग अलग रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो सीधा ऊपर की तरफ जाता था, पता नहीं वहां पर कौन सी वेंटिलेशन टेक्निक यूज की गई है। इतने रास्ते सामने देखने के बाद उन्होंने ऊपर वाला रास्ता चुना जाने के लिए। वहां से लगातार रोशनी आ रही थी और यही उनके लिए अच्छा होगा कि वो ज्यादा उजाले वाली जगह पर रहें। सभी एक साथ ही थे क्योंकि ये जगह सच में खतरनाक भी हो सकती है। अंदर पता नहीं किस टाइप के जानवर थे जिन्होंने उस रोबोट पर हमला करके उसे तोड़ दिया। फिर भी डॉक्टर माइल्स की टीम एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर ऊपर की तरफ जाने लगे। थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ने पर नोरा और उसके साथियों को वहाँ पर कई सारे वेपन्स दिखते हैं। ये वेपन्स बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लग रहे थे जो कि इजिप्शियन यूज किया करते थे। यानी उस समय आयरन का यूज नहीं किया जाता था बल्कि इंसानों और जानवरों के हड्डी को एज अ वेपन यूज करते थे। ये इतने ज्यादा यूनिक होते हैं कि हर एक चीज को बेचने पर कई सारे पैसे मिल सकते थे। लेकिन फिलहाल उनका मिशन कुछ दूसरा है और उन्हें अपना रोबोट लेकर वापस निकलना है। डॉक्टर माइल्स को यही डर था कि कहीं गवर्नमेंट को ये बात ना पता चल जाए कि वो इस पिरामिड के अंदर है। अगर ऐसा हुआ तो वो यूएसए के खिलाफ एक जंग जारी कर सकते हैं क्योंकि ये उनके पवित्र स्थल थे और इनके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। थोड़े समय के बाद एक बुरी बात पता चलती है कि डॉक्टर माइल्स ने जो छोटा वायर लगाया था वो अब बीच में से टूट चुका है। यानी अब उन्हें पता ही नहीं कि वो किस रास्ते से आए थे और जाने के लिए कौन सा रास्ता चुने। पूरा पिरामिड एक मेज की तरह था जिसके अंदर सेम दिखने वाले रास्ते होते हैं। अगर उन्हें सही रास्ता नहीं मिला तो वो किसी दूसरी जगह चले जाएंगे और वहीं फंसे रह जाएंगे। सिर्फ डॉक्टर माइल्स ही थे जिन्होंने अपने बॉडी से वो वायर कनेक्ट किया था, पर अब वो भी टूटने के बाद सभी एकदम निराश हो गए कि सही रास्ता कैसे चुना जाए।
वो जो सेम दिखने वाले रास्ते थे उनमें सिर्फ एक डिफरेंस था कि उनकी दीवारों पर कुछ लिखा होता है। अब ये एक एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज थी जिनके बारे में उन्हें नहीं समझ रहा होता। फिर भी डॉक्टर माइल्स उन्हें अच्छी तरीके से डिस्कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं और भरोसा करते हुए किसी एक रास्ते को चुनते हैं। अब सभी उसी रास्ते से लगातार अंदर जाने लगे थे, ये सोचकर कि यहाँ से उन्हें कोई बाहर निकलने का वे मिलेगा। पर अफसोस की बात ये थी कि वहाँ तो एक रोशनी भी नहीं होती। कई मिनट्स तक चलने के बाद डॉक्टर माइल्स को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो समझ गए थे कि ये गलत रास्ता उन्होंने चुना है। यानी ये रास्ता बाहर निकलने का नहीं बल्कि पिरामिड के और अंदर जाने का है। उन्हें कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। बट यहाँ पर वो सभी ट्रैवल करते हुए एक बड़े से एरिया में आ चुके थे। तभी उस एरिया के कोने में जब नजर गई तो पता चला कि वहाँ उनका टूटा हुआ रोबोट मौजूद है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जैसे उसके हर एक पार्ट को किसी ने मुंह से तोड़ा हो। वहाँ नुकीले दांतों के निशान थे जो बहुत खतरनाक होते हैं। अब अगले ही मोमेंट में अचानक ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। ये पत्थर से वो सभी बच तो रहे थे पर पत्थरों ने नीचे वाली जमीन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। वो जमीन बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की वजह से पूरी टूट जाती है और सारे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम नीचे गिरने लगे थे। सभी मेंबर्स को बहुत ज्यादा चोटें आई थी पर एक मेंबर का पैर ही फंस चुका होता है बड़ी चट्टान के अंदर। उस बड़े से पत्थर को अगर हटाया नहीं गया तो उसके पैर को निकाला नहीं जा सकता। डॉक्टर माइल्स और पूरे मेंबर्स अपनी कोशिश करते हैं उसे निकालने की क्योंकि उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी था। सैंडी और नोरा भी ट्राई कर रहे थे कि वो ऊपर की तरफ चले जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि सभी पिरामिड्स में नीचे से घुसने का रास्ता तो होता है पर जैसे जैसे फ्लोर्स बढ़ते जाते हैं ऊपर से भी एक रास्ता होता है जिससे वो नीचे आ सके। अब उसी एक रास्ते को ढूंढने के लिए सैंडी और नोरा पूरी कोशिश करते हैं। वहीं माइल्स अपने घायल साथियों को वहां से निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। सैंडी ऊपर की तरफ चढ़ने लगी थी और वो एक जगह पर रुक जाती है पर अचानक उसे अपने पास आने की कुछ आवाजें आने लगी और एक छोटा सा क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। सैंडी उतनी ऊंचाई से नोरा के ऊपर गिरी थी और दोनों को बहुत चोट लगती है। सैंडी ने अच्छी तरीके से देखा नहीं था कि उसके ऊपर आखिर किसने हमला किया, तो इसीलिए वो उस अजीब सी चीज के बारे में किसी को बता नहीं पाती। उसे लगने लगा कि शायद उसके आंखों में धूल चली गई होगी इसीलिए वो नीचे गिर गई। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि वो सब अब फंस चुके हैं और उनके कई सारे साथी घायल होकर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रहे हैं। उन्हें इन सारी चीजों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सब इसी जगह पर फंसकर मर जाएंगे। अब यहाँ डॉक्टर माइल्स और उसकी पूरी टीम को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो वो और जगह ढूंढने लगे। उनका एक साथी जिसका नाम माइकल होता है उसका पैर फंसने की वजह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो यहीं मर जाएगा। यही चीजें ध्यान में रखकर डॉक्टर माइल्स चारों तरफ देख रहे होते हैं। अब अचानक उनके सामने एक अजीब तरीके की दीवार आ चुकी थी। वो दीवार के दूसरी तरफ एक रास्ता था लेकिन दीवार के ऊपर कुछ अजीब सी चीजें बनी होती हैं। अब वो सभी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम थी तो उन्हें एंशिएंट भाषाएं समझ में आती थी, इसीलिए डॉक्टर माइल्स और नोरा बड़े अच्छे तरीके से दीवार पर लिखी गई चीजों को समझने लगे थे। कुछ मिनटों तक ये फिगर आउट करने के बाद उन्हें पता चला कि इसका सीधा सीधा मतलब है डेंजर। उन सारे लैंग्वेजेस में यही कहा जा रहा था कि इस दरवाजे के दूसरी तरफ मत जाना। बट अब यहाँ वो सभी मजबूर थे क्योंकि बाकी सारे रास्ते बिल्कुल गलत होते हैं। डॉक्टर माइल्स यही सोच रहे थे कि शायद ये रास्ता उनके लिए अच्छा साबित हो और वो बाहर निकल जाए, तो इसीलिए दीवार पर बने हुए सारे स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करते हुए वो सभी दीवार की दूसरी तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। सारी चीजें हटाई जाने लगी और सभी मिलकर वहां के दरवाजे को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं। अब धीरे धीरे सभी साथ मिलकर आगे की तरफ बढ़ने लगे होते हैं और चारों तरफ अंधेरा था। अब इस मोमेंट के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके साथ कोई तो मौजूद है, ये जो भी है उनके ऊपर नजर रख रहा था। वो सभी फिगर आउट तो नहीं कर पाते लेकिन अब अचानक उन्हें किसी की आवाज आती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही सारे सोल्जर्स थे जिन्हें कि इन सभी के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था। सोल्जर्स ने फिगर आउट कर लिया है कि सारे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम पिरामिड में गई है और उनका काम था इन सभी को बाहर निकालकर पिरामिड को सेफ रखना। बट सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं पिरामिड में आने से। वो सब अंधविश्वासों को मानते थे और कहते थे कि पिरामिड में जो भी जाएगा वापस लौट कर नहीं आएगा। फिर भी सोल्जर्स आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को बचाने के लिए आवाज लगा रहा होता है जिसे सुनकर वो उनके पास आ जाए। कुछ समय तक डॉक्टर माइल्स और नोरा उसे फॉलो भी करते हैं लेकिन ऐसा लग रहा था कि आवाज सिर्फ गूंज रही है। जिस जगह से आवाज आ रही थी वहां से नहीं बल्कि कहीं और से होती है। अब तो ये पूरी चीजें एक ट्रैप जैसी लग रही थी, जैसे यहाँ से बाहर निकला ही नहीं जा सकता। तभी अचानक उनकी टीम के माइकल नाम के उस साथी जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी।
नोरा और बाकी टीम जल्द से जल्द माइकल को देखने के लिए पीछे वाले चैम्बर में जाते हैं। वहाँ नोटिस करने पर पता चला कि माइकल की बॉडी तो गायब ही हो चुकी है। चारों तरफ खून फैला हुआ था और देखने पर ऐसा लगता है कि किसी ने माइकल की बॉडी को खींचा है और इसे कहीं और लेकर जा रहा है। अब उनके अलावा ये चीजें कौन कर सकता है ये वो समझ ही नहीं पा रहे थे। खासकर कि नोरा बहुत ज्यादा डर चुकी थी इन चीजों को देखकर। अब यहाँ पर सैंडी लगातार चिल्ला रही थी डॉक्टर माइल्स के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर माइल्स ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और सही सलामत पहुंच जाएंगे। बट अब यहाँ डॉक्टर माइल्स खुद कंफ्यूज हैं कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। सैंडी को पता नहीं कुछ हो गया था और वो बहुत ही एग्रेसिवली बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सैंडी उन्हें नुकसान पहुंचाएगी अगर वो मदद नहीं करेंगी तो। पर इसमें डॉक्टर माइल्स भी क्या कर सकते हैं। फिलहाल सैंडी का गुस्सा शांत करने के लिए वो एक अच्छे से चैम्बर में चले गए जहाँ बाहर निकलने का रास्ता मौजूद था। ये रास्ता किसी दूसरे चैम्बर में जाता है तो वो उसके अंदर जाने लगे। अब जैसे ही वो सब उस रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं तो पीछे से कुछ अजीब से जानवर आने लगे। ये जानवर किसी खतरनाक भेड़िए जैसे दिख रहे होते हैं जो काफी एंशिएंट लग रहे थे। यानी जानवरों की ऐसी स्पीशीज इंसानों ने अभी तक डिस्कवर नहीं की थी। अब उनसे बचने के लिए सभी जल्द से जल्द आगे बढ़ने लगे और उस दूसरे चैम्बर में पहुंच जाते हैं। अच्छी बात तो ये हुई कि वहाँ बाकी सर्वाइवर्स भी होते हैं। पर अचानक हमें पता चला कि बाहर जितने भी सोल्जर्स मौजूद थे उनमें से एक सोल्जर गन लेकर यहाँ आया हुआ है। उसे देखकर सभी को थोड़ा सा रेस्ट मिला, क्योंकि शायद उस सोल्जर को सब कुछ पता होगा कि बाहर कैसे निकला जाए। बट उस सोल्जर ने अचानक टनल के रास्ते से किसी को आते हुए देखा। वो अपनी गन की मदद से लगातार उनके ऊपर शूट करने लगा, जो और कोई नहीं बल्कि वो भेड़िए होते हैं। सभी खुश हो गए थे कि जब तक सोल्जर के पास वेपन है तब तक वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगले ही मोमेंट में कोई उससे भी खतरनाक चीज उस टनल से आती है और सोल्जर को मारते हुए उसकी पूरी बॉडी को फोल्ड करके अंदर खींच के लेके चली जाती है। यानी कि उस सोल्जर की बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो चुकी थी। अब ये चीजें किस खतरनाक क्रिएचर ने की है उनमें से किसी को अंदाजा नहीं होता, पर अब वो सभी बहुत ज्यादा डर चुके थे। नोरा तो यहाँ बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी और उसे तो बार बार सांस नहीं आ रही होती। बाकी लोग नोरा की मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। डॉक्टर माइल्स तो अब यहाँ बारीकी से उस दीवारों पर बने हुए चित्रों को समझने लगे थे, क्योंकि अब कोई और रास्ता ना होने के कारण उन्हें अब पिरामिड के बारे में समझना होगा कि आखिर ये उनसे क्या चाहता है। उन सारे स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद डॉक्टर माइल्स को समझ में आ चुका था कि आखिर यहाँ क्या लिखा हुआ है। दरअसल बात ये थी कि ये पिरामिड जो बाकी पिरामिड से एकदम अलग था, इसके अंदर एक एंशिएंट गॉड जिन्हें की हेवन से निकाल दिया गया था एन्यूबस रहा करते थे। एन्यूबस इजिप्शियन माइथोलॉजी के एक बहुत ही पुराने गॉड हैं, जो कि पहले हेवन और अच्छी चीजों के देवता हुआ करते थे। लेकिन किसी रीजन की वजह से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया और एक कर्स के कारण वो इसी पिरामिड के अंदर रहने लगे। जो अजीब सी चीजें इन आर्कियोलॉजिस्ट पर हमला कर रही हैं वो एन्यूबस के ही जानवर हैं और सोल्जर को जिसने मारा था वो एन्यूबस ही थे। जो भी इंसान इस पिरामिड के अंदर आता एन्यूबस उन्हें मार देते, क्योंकि उन्हें अपने कर्स को तोड़ना था। बात ये होती है कि अगर एन्यूबस किसी इंसान को मारते थे तो उनका दिल और उनकी आत्मा निकाल लेते थे। अगर किसी भी इंसान के दिल और आत्मा एकदम बैलेंस हो, यानी कि वो बहुत ही नेक दिल का हो, यानी कि उसकी पूरी सोल एकदम से पवित्र हो, तो ये जाकर एन्यूबस इस जगह से आजाद हो सकता था। लेकिन गॉड एन्यूबस को आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला होता। इसी रीजन की वजह से गॉड एन्यूबस का नेचर बहुत ही शैतानी हो चुका होता है और वो किसी भी इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से मारते थे। डॉक्टर माइल्स ये जान चुके थे और वो बाकी लोगों को भी ये बताने लगे, यानी उन्हें अपनी जान बचाकर भागना तो होगा ही। गॉड एन्यूबस वहां पर आ चुके थे और सबसे पहले अपने नुकीले नाखूनों से डॉक्टर माइल्स का खत्म किया। वो उसकी पूरी बॉडी को ही चीर देते हैं और कई सारे साथियों को भी मारने लग जाते हैं। गॉड एन्यूबस ने डॉक्टर माइल्स के हार्ट एंड सोल को निकाला और उन्हें कंपेयर किया, पर अफसोस ये भी नेक दिल का नहीं होता। इसी तरीके से गॉड एन्यूबस ने सैंडी और बाकी कैमरामैन को भी मारने की कोशिश की, वो सब भी पवित्र नहीं निकलते। नोरा यहाँ पर बहुत घायल हो चुकी होती है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। नोरा को सामने की तरफ से रोशनी आ रही थी जहाँ से शायद निकला जा सकता है। वो धीरे धीरे खुद की जान बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी और गॉड से प्रे करने लगी। अब अचानक नोरा इतना रिक्वेस्ट कर रही थी तो उसके सामने एक छोटा बच्चा आ गया। उसे समझ नहीं रहा होता कि ये बच्चा यहाँ पर कैसे पहुंचा। बच्चे ने यहाँ पर नोरा की मदद करनी चाहिए और उसे खींचने की कोशिश करने लगा, पर नोरा की नजर उसके ठीक पीछे जाती है जहाँ पर गॉड एन्यूबस खड़े हुए थे। यानी अब गॉड एन्यूबस उन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें खींचते हुए लेके चले गए। अब यहाँ ये नहीं बताया गया है कि गॉड एन्यूबस का कर्ज खत्म हुआ कि नहीं और नोरा और उस बच्चे में से किसी का भी सोल बहुत ही ज्यादा पवित्र है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गॉड एन्यूबस अभी भी उस पिरामिड के अंदर मौजूद है और कर्ज उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है।
वो इसी तरीके से आने वाले हर एक इंसान को बहुत बुरी तरीके से मारते रहेंगे। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।